130 करोड़ भारतीय है, वो कोई भी बात बोलते हैं। मैं 130 करोड़ भारतीयों से बोल रहा हूँ, 37% वोट मिले हैं उसको 2019 में, बाकी 63% खिलाफ है, वो भी उसके साथ है क्या? आज मैं गारंटी करता हूँ ओपन पोलिंग हो जाए, 17% वोट भी नहीं है उसके खाते में, 83% लोग उसके खिलाफ है। उसके बाद भी वो कह रहा मैं देश का नेता हूँ। अरे इस्तीफा दे के आ नरेंद्र बाबू, तेरे में हिम्मत है, 17% वोट नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में। वो मिलते हैं फिल्म कलाकारों से, उनको तो वो रियल लाइफ का आदमी, रियल लाइफ का आदमी नहीं है। वो तो कैमरे के सामने खड़ा होकर नए नए फोटो। अरे जिस देश का बचपन भूखा हो वहाँ पे आप 66 अरब रुपए अपने इस पे खर्च करते हो और कहते हो मैं फकीर हूँ। मुझे शर्म आती है। मेरी थाली में अगर दूसरी सब्जी रखोगे तो मुझे लगता है मैं किसी बच्चे रहा हूं। ये आजादी उस तक पहुंचना चाहिए जिसका हक है। मैं साधु बनाऊं और वो जनप्रतिनिधि बना। ये नरेंद्र मोदी की हिम्मत है मेरे सामने खड़ा होकर मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दे। वो 5 प्रश्नों का उत्तर, एक संघ ने खाली उसके कहने पर तोते ने आवाज उठाई कि गलत है। सारे संगठन बेवकूफ हैं इस देश के। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया वो लोग यहाँ मैदान में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, ऐसा मैं कह के पता है क्या कह रहा हूँ? मैं समाज को बांट रहा हूँ, तो हिंदू तो मुस्लिम तो सिख तो ईसाई। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है ना। मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। इंसानियत की जरूरत है। बिजली सड़क। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS फोन न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है सिंधु बॉर्डर पे स्वामी हर्षानंद जी। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो किसान है लगातार 17-18 दिनों से वहाँ डटे हुए हैं अपनी मांग को देखते हुए, लेकिन जो इनकी मांग है वो उसको देखते हुए जो सरकार है लगातार वार्तालाप पे वार्तालाप करती हुई जा रही है, लेकिन विफल ही हो रही है। उसको देखते हुए आज बातचीत करने वाले हैं स्वामी हर्षानंद जी से। सर क्या कहना चाहते हैं? आपकी सरकार जो है वार्तालाप पे वार्तालाप बुला रही है लेकिन हर बार विफल हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उनका पिछले 6.5 साल का आप कार्यकाल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने जनतंत्र के नाम पे राजतंत्र का कायम कर लिया है। वो जानते हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। आप सारे देश को एकत्रित कर दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला उनका, क्योंकि अंततः हमारे हाथ से वो सारी सत्ता उनके हाथ में गई है वोट के जरिए। वहीं से अमेंडमेंट जब रिजेक्ट होगा तो होगा, आप हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि भारत की आत्मा गांव में रहती है और हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है। अगर हम चाहते हैं कि भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जाएं तो हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज 73 साल बाद भी किसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ रहा है। मैं तो हैरान हूँ। हम कहते हैं कि हम देश को विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं, तो जो बहुसंख्य आबादी है उनके जीवन को बदले बिना हम इस देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में कैसे तब्दील करेंगे? और जो व्यक्ति यहाँ पंत प्रधान बन के बैठा है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, और आपने कानून भी यही बना दिया। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, पैसे से आप गेहूँ खरीद सकते हो, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। अब आप अमेरिका का पैटर्न इंडिया में लाना चाहते हो, वहाँ 1.5% लोग कृषक हैं, लेकिन भारत की तो सारी इकोनॉमी कृषक के ऊपर आधारित है। अगर हम अमेरिका का पैटर्न लाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। देखो, हमने भारतीय संविधान को दुनिया के सब पवित्र विचारों को आत्मसात किया और हमने सबने आपके इस विश्वास पे वोट किया कि आपने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने ये सारा 6.5 साल में जो कृत्य किया है उससे देश शर्मसार है और देश की आत्मा जाग उठी है। ये जो पंजाब से लहर उठी है, पंजाब मतलब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। 5 नदियों की पवित्रता के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो सब पंजाबी कहलाते हैं। वहाँ से शौर्य, पराक्रम, वीरता और साहस की ज्वाला उठी है। ये ज्वाला जब धधकेगी तो ऐसे कई नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। तो मैं नरेंद्र बाबू से कहना चाहता हूँ, तुम किसी अच्छे अस्पताल में जाके मानसिक चिकित्सा कराओ। अगर हमें देश को उत्थान की ओर ले जाना है तो आप अपनी अच्छी चिकित्सा कराओ और सबसे पहले इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट करवाओ। विशेषाधिकार से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सदन बुलाओ दोनों, और राष्ट्रपति को भी साथ बैठाओ, अमेंडमेंट करो और इन किसानों के हाथ में ला के सौंपो कि साहब मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस छोड़ो, मैं आपको अधिकतम प्राइस देना चाहता हूँ। मान लो आप 2000 की मांग करते हो, मैं 4000 रुपये देता हूँ आपको।
क्विंटल गेहूं के। आपको मैं तरक्की पसंद देखना चाहता हूं, तो यही व्यक्ति सारे देश के मस्तक पे सुशोभित हो सकता है सिर्फ इतना निर्णय बदलने पर। और इससे क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। 1945 में जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे, उन्होंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया। 19 साल बाद बुलेट ट्रेन आ गई, वहाँ पे आत्मचिंतन किया उन्होंने, और आज 56 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। हमें ऐसा देश बनाना है तो देश की ताकत बढ़ाना होगी, जन जन को जागृत करना होगा। वो ये कह रहे हैं कि किसानों की ही ये मांग थी, और इससे पहले भी कह रहे हैं कि हमने 700 से ज़्यादा वेबिनार किया है, जिसमें 2 करोड़ लोगों से हमने बातचीत किया है, तब जाकर के बिल लाए हैं। वो 2 करोड़ लोग तो वो मार्केटिंग का जरिया है उनके पास। वो कितने लोगों से मिलते हैं? वो मिलते हैं फिल्म कलाकारों से। उनको तो वो रियल लाइफ का आदमी, रियल लाइफ का आदमी नहीं है। वो तो कैमरे के सामने खड़ा होकर नए नए फोटो। अरे जिस देश का बचपन भूखा हो, वहाँ पे आप 66 अरब रुपए अपने इस पे खर्च करते हो और कहते हो मैं फकीर हूँ। मुझे शर्म आती है। मेरी थाली में अगर दूसरी सब्जी रखोगे तो मुझे लगता है मैं किसी बच्चे रहा हूं। ये आजादी उस तक पहुंचना चाहिए जिसका हक है। मैं साधु बनाऊं और वो जनप्रतिनिधि बना। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? ये 5 एलिमेंट में वायु लीडर है, अदृश्य रहकर सबको गतिशील रखती है, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। बिल गेट्स है साधु, 90% अपना पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है कंप्यूटर की भाषा पढ़ने के बाद। हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पा रहे, जो हमारे अन्नदाता है। कितनी शर्म की बात है। और वो कह रहा है उसका जो भारतीय किसान संघ पिट्ठू तोता है, और जो उसका वो पाला हुआ मीडिया है, वही ये नैरेटिव चला रहा है। वो जो चाहता है वही चलाते हैं। ये गौतम अडानी जो एक तंबू बांधने वाला, टेंट वाला, अरबों खरबों हमारे आपके लूट के कस्टम के जरिए इस सारे देश पे कब्जा करने की एक कोशिश है। इस आंदोलन को एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, ये जो गोदी मीडिया है ना, उसके सामने अपने इस विचार को खड़ा करिए। वो छोटी पड़ जाएगी। उनको गाली देने की जरूरत नहीं, आपके भाग्य को बधाई है कि आप लोगों को मौका मिला अपनी बात बढ़ाने का। लेकिन जो कृषि मंत्री जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों का जो है वो समर्थन हमारे पास आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो अब हम धरने बैठ जाएंगे, जो समर्थक कर रहे हैं। तो क्या मतलब इसमें किस तरीके की बात? फिर वही बात है, सरकार किसके हाथ में है? सत्ता किनके हाथ में है? अरे भाई, ताकत कितनी होती है। हमारे देश की नेशनल मीडिया क्या चला रही नैरेटिव? उनकी प्राणवायु वो बंद कर देते हैं। IAS IPS उनका मुखौटा होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसानों को रोकें, फिर भी उनको रोकना पड़ रहा है ना। क्या मजबूरी है? उनका भी तो पेट लगा हुआ है ना, तनख्वाह कौन देगा उनको? बात यह है साहब, हर चीज़ अंततः हमारी जो सारी शक्ति है वो संविधान में सिमटी हुई है, कार्यपालिका में। और कार्यपालिका किसने बनाई? हमारे वोट ने बनाई। वो व्यवस्थापिका IAS IPS कुछ नहीं कर सकते, वो तो मुखौटा है सरकार के सिस्टम को चलाने का। ये आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को, समाज को अवेयर करने के लिए बताना चाहिए कि कार्यपालिका ही सबसे पावरफुल अंग है। अब कॉलेजियम में हमारा जो देश है ये 3 पिल्लर पे टिका हुआ। एक सेकंड सुनिएगा आप, तब प्रश्न करना। आप कोई चौथा स्तंभ नहीं हो, ये भ्रम है आपको। ये धुंध हटाओ दिमाग से। कार्यपालिका सबसे पावरफुल स्टैंड है जिसको हम बनाते हैं। उसके बाद व्यवस्थापिका IAS IPS जो 15-15 लाख बच्चों में से चुन के आते हैं, वो हर जिले पे तैनात किए जाते हैं। उसके बाद संविधान की व्यवस्था को देखती है न्यायपालिका। कहीं गलत हो रहा है तो 100 मोटो संज्ञान लेती है। मैं तो ये कहता हूँ समाज के लोगों से कि जागरूक लोगों को एक पुस्तक पढ़ना चाहिए, रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी। इनको वो ABCD ग्रेड बना के सिस्टम से व्यापार करना चाहते थे। आज देश में जनतंत्र है, हमारे पास भारतीय संविधान है, उसका मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने विचार रख रहा हूं। कौन रोक सकता है मुझे? ये नरेंद्र मोदी की हिम्मत है मेरे सामने खड़ा होकर मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दे। वो 5 प्रश्नों का उत्तर एक संघ ने खाली उसके कहने पर तोते ने आवाज उठाई कि गलत है। सारे संगठन बेवकूफ हैं इस देश के। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया वो लोग यहाँ मैदान में, हर क्षेत्र के, हर विधा के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं बच्चों में काम करता हूं, मैंने जीवन समर्पित किया इस समाज को। अनगिनत कांग्रेस के शासन में मुकदमे जेलों में सड़ जाता, जेलों में लड़ा मैं उस सिस्टम से, और आज भी लड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, नोटा ये प्रत्याशी बन जाए और मोबाइल से वोट आ जाए, गारंटी करता हूं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे लोग जीतना तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान के किसी कोने में खड़े हो जाएं, ये अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। ये किसानों की आवाज़ है। ये किसानों की आवाज़ को जितना कमज़ोर करेंगे, ये प्रकृति किसानों की आवाज़ बनकर खड़ी होगी।
आज ये आप इस छोटी मोटी मीडिया को भूल जाइए, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस घटना को देख रही है, वॉच कर रही है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये नरेंद्र के कहने पे दुनिया नहीं चलती है। ये नरेंद्र इनसे नहीं डर रहा, किसानों से, वो डर रहा इंटरनेशनल उस प्लेटफॉर्म से जो बन चुका है। और ये सिख लोग हैं ना, सारी दुनिया में फैल चुके हैं। इनके बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग दुनिया से, सारी दुनिया को ये इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं। लिख लीजिएगा आप, अगर इनके साथ देश खड़ा हो जाएगा तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे ये लोग। शाहीन बाग में क्या हुआ? मुस्लिम भाइयों ने आंदोलन किया ना, क्या हुआ? कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया उसने। गुजरात में क्या किया उसने 2002 में? कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया उसने, मुस्लिम भाइयों को। ये हिंदुओं को अपना बना के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। कुछ नहीं बदला है। ये सांपनाथ और नागनाथ, ये दोनों समय के प्रभाव में नष्ट होने वाले हैं और प्रकृति कुछ नया सृजन करने वाली है। अब सच्चे लोकतंत्र के उदय की संभावना बन रही भारत में, लेकिन हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, एक सवाल है कि क्या जो संघर्ष है वो जारी रहेगा? क्योंकि सरकार जो है वो ये कह रही है कि जगह जगह पे जो है वो लोगों को समझाने के लिए वेबिनार की व्यवस्था कर रही है और जगह जगह पे चौपाल की व्यवस्था भी कर रही है। तो कह रही है कि लोगों को समझाएंगे। तो सर जाहिर यही होता है कि किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, अपना बिल जो है वापस लेने के लिए मतलब है नहीं। आपको लग रहा है कि ये संघर्ष है? अरे तो शुरुआत है। आप सरकार से लड़ रहे हो। 6.5 सालों में उसने अपनी शक्ति के बल पर सारे आंदोलन कुचले, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास पूर्ण बहुमत है। उसने 2019 में सारे देश में घूम घूम के कहा कि मुझे वोट दो आप। इस देश की भोली भाली जनता ने वोट उसको दे दिए। गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोगों को उसने सदन में साथ बैठा लिया अपने साथ। अपराधी हार्डकोर क्रिमिनल उसके साथ बैठे हुए हैं। आप कैसी उम्मीद कर रहे हो कि लोकतंत्र आ जाएगा? मैं जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगले चुनाव के अंदर आप अपने एमएलए, अपने एमपी चुनो। अगर देश में लोकतंत्र लाना है तो वो एमएलए मुख्यमंत्री चुनेगा, एमपी प्रधानमंत्री चुनेगा। आप नैतिक जिम्मेदारी बांटो। एक ही व्यक्ति सारा देश चला सकता है क्या? 130 करोड़ भारतीय है, वो कोई भी बात बोलते हैं। मैं 130 करोड़ भारतीयों से बोल रहा हूँ। 37% वोट मिले हैं उसको 2019 में, बाकी 63% खिलाफ है। वो भी उसके साथ है क्या? आज मैं गारंटी करता हूँ ओपन पोलिंग हो जाए, 17% वोट भी नहीं है उसके खाते में। 83% लोग उसके खिलाफ है। उसके बाद भी वो कह रहा मैं देश का नेता हूँ। अरे इस्तीफा दे के आ नरेंद्र बाबू, तेरे में हिम्मत है। 17% वोट नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में, लेकिन वो वोट कराएगा। वो जानता है कि पुलिस का रोज नाम 48 घंटे का होता है। बड़ी बड़ी घटनाओं को लोग भूल जाते हैं। इस आंदोलन को खदेड़ने में 2 घंटे लगते हैं उसको, सिर्फ 2 घंटे। तीसरे घंटे में एक आदमी नहीं दिखता यहाँ पे, लेकिन सारी दुनिया की यहाँ निगाह है, इसलिए इतना आसान नहीं इस पे हाथ डालना। एक सवाल है मेरा, थोड़ा इस मसले से हट करके है सर। सवाल मेरा ये है कि आप एक संत समाज से हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि जो ये सरकार चल रही है वो संतों का काफ़ी आदर सत्कार करते हैं इस तरीके से, तो आप उन्हीं के विरोध में इस तरीके से बोल रहे हैं? मतलब कैसे? संत का मतलब समझिए आप, सत्य का पथिक होता है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। ये देश को बांटने की साजिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। ऐसा मैं कह के पता है क्या कह रहा हूँ? मैं समाज को बांट रहा हूँ, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है ना। मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। इंसानियत की ज़रूरत है। बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जीवन के बुनियादी हक बच्चों को मिलेंगे। बच्चे शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सीखेंगे, बिल गेट्स बनेंगे, सुंदर पिचाई बनेंगे और दुनिया को खुशहाल बनाएंगे। इसकी ज़रूरत है।